नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन ज्ञान वीकली के एपिसोड 3 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक के जो भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, साथ ही साथ अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी है, ज्योग्राफी। पर जो प्लेसेस एंड न्यूज़ है ना, उनसे रिलेटेड जो भी और न्यूज़ है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरे 1 वीक की हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये अपना 3rd एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले ये 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देखें, ताकि आपकी जुलाई से लेकर अब तक 1 जुलाई से लेकर अब तक की पूरी न्यूज़ जो है वो कवर हो जाने वाली है। और जब तक आपका प्रीलिम्स आएगा तब तक हम आपका जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है वो जो स्टैटिक पोर्शन है वो प्लस करंट अफेयर पूरा डिस्कस कर चुके होंगे इसी सीरीज के थ्रू। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। आज की पहली न्यूज़ आ जाती है कि इंडिया ने अपना 50% का जो टारगेट था ये पूरा कर लिया है। सर, कौन सा 50% का टारगेट? जो नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी डेवलप करनी थी उसको पूरा कर लिया है। अब अभी जिसको पूरा करना था 2030 में, उसे अभी 2025 में ही पूरा कर लिया है, 5 साल पहले ही, 5 ईयर अर्ली, है ना। ऐसा कहना है किसका? अपने मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है। इन्होंने कहा है कि 5 साल अहेड ऑफ शेड्यूल से जो था उससे पहले हमने ये अचीव कर लिया है। अभी अपनी टोटल इंस्टॉल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कैपेसिटी है वो 484.8 गीगावाट है। उसमें से 242.8 गीगावाट जो है वो हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त कर लिया। दरअसल देखो, अपने यहाँ पंचामृत घोषित किया गया था। सर, ये पंचामृत किस बला का नाम है? तो देखो, पंचामृत जो है ये COP16 जो है उसमें डिक्लेयर किया गया था इंडिया के द्वारा। सर, ये COP16 क्या है? तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। 1992 की बात है। ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर एक समिट होता है ना। और इससे पहले 1972 में एक समिट हुआ था। उसके बाद में 20 ईयर के बाद उसका ये समिट होता है ना। तो देखो, इसके बाद में ये 1992 में एक समिट होता है, कहाँ पर? रियो में। तो इसे रियो समिट भी कहते हैं या कभी कभी इसे अर्थ समिट भी कहते हैं साहब। इसमें 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और 3 कन्वेंशन निकल के सामने आते हैं। तो कन्वेंशंस देखते हैं हम। UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और एक था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसे, है ना। तो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसकी COP1 हुई थी 1995 में। और अब इसकी COP26 जो है वो कहाँ पर हुई थी? यही COP26 जो है वो हुई थी ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? यूके में। ये पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ग्लासगो यूके में इसकी जो है वो मीटिंग होती है। इस मीटिंग में इंडिया जो है वो, हर देश को क्या करना पड़ता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ टारगेट्स रखने होते हैं। तो उसे कहते हैं, सॉरी, उसे कहते हैं INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने ये 5 टारगेट रखे, है ना। कौन कौन से थे इनमें? तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी वो डेवलप करनी है हमें 2030 तक 500 गीगावाट की। कितनी? 500 गीगावाट जो है वो हम अचीव कर लेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 2030 तक। सेकंड था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो, जितना भी हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त करेंगे। तो यही हमने अचीव कर लिया है। कब तक करना था? 2030 तक, मगर हमने कब कर लिया? 2025 तक ही कर लिया है। अगला है 1 बिलियन टन्स का जो है वो कार्बन सिंक हमें डेवलप करना है। इससे पहले 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का ऑलरेडी अपने पास जो है वो INDC हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगला जो है वो है इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी है, यानी अपनी जो इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम 45% तक कम कर देंगे। इससे पहले 33 से 35% तक कम करना था, पर इसे भी हमने अचीव कर लिया। तो उसके बाद में हमने जो है 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम दूसरा और रखेंगे, तो 35% तक कर लिया, तो 45% जो है हम करेंगे। और एक और लास्ट टारगेट था जिसे कहा गया कि नेट ज़ीरो टारगेट 2070 तक। कब तक? 2070 तक, 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कार्बन ही एमिट नहीं करेंगे, मतलब ये है कि जितना कार्बन एमिट करेंगे उतना सिक्वेस्ट्रेट भी हम कर देंगे। और इन पांचों को मिलाकर ही क्या कहा गया? पंचामृत कहा गया। क्या कहा गया? पंचामृत। तो अब समझ में आ गई न्यूज़ क्या है। हाँ, तो देखो इस न्यूज़ में अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो 50% हमने टारगेट प्राप्त कर लिया उस 50% में क्या क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30 जून 2025 तक हमने पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया है।
उसमें थर्मल की देखें तो 49.92% जो है, और बाकी का जो है 51.1% जो है हमने प्राप्त कर लिया है, जो हमें 2030 तक करना था 2025 तक। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया को। और इसमें अगर हम देखें रिन्यूएबल में, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिल जाएगी 8.78 गीगावाट, जो कि 1.81% है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी प्लस लार्ज हाइड्रो जो है वो मिला के कितनी है, 48%, 48.27%। सर तो ये लार्ज हाइड्रो अलग से क्यों बता रखा है? एक्चुअली लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल एनर्जी उस हम कहें कि उस सेंस में नहीं मानते, क्योंकि इसमें लार्ज हाइड्रो जो बनाते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी डैम्स बनानी पड़ती है, उससे कुछ पर्यावरण को नुकसान होता है इसलिए। परंतु है ये रिन्यूएबल एनर्जी ही, अगर वैसे ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए तो देखो यहाँ पर आप और अंदर जाके डीप में देखना चाहें तो 49.92% ये तो थर्मल पावर से है, यानी कोल से। तो देखो अभी भी ये 70% तक पहले अपना हुआ करता था, पिछले 5 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया है और 50% से भी कम पर हम लेके आ गए। न्यूक्लियर एनर्जी है ये, और लार्ज हाइड्रो 10.19%, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें इसमें जो है वो सोलर एनर्जी आ गई, इसमें जो है वो विंड एनर्जी इसके बाद में आ गई, इसके बाद में जो है वो इसमें बायोगैस जो है वो आ जाती है, उसके बाद में इसमें हम कह सकते हैं कि स्मॉल हाइड्रो आ जाती है, और इसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी तो अलग से बताई रखा है, हाँ, तो स्मॉल हाइड्रो ऐसा करके आ जाती है। तो ये इसमें भी सबसे ज़्यादा किससे है, तो सोलर से है, उसके बाद किसमें, तो विंड में है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में और डिटेल में जाके देखना हो तो हमने ये 50% प्राप्त कर लिया है। पर याद रखो अभी भी हम देखेंगे तो अपने पास में जो हम कहें कि यहाँ पर हमें क्या था कि 500 जो है वो गीगावाट तक 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी लानी है, उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। पर देखो क्योंकि अभी तक हमारे पास कितनी है, तो 484 ये 484 बिलियन ये गीगावाट में से तो 242 तो यही है, मतलब अभी तो हम बहुत पीछे हैं, है ना। टोटल अभी ये 484 गीगावाट ही टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी अपने पास 484 गीगावाट है, और टारगेट है कि 500 गीगावाट तो रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी अभी कितना है, तो ये 234 के आसपास, 234 ये, और ये 8.78 वाली ये और मिला दो तो इतनी ही है अभी, है ना। तो हम 250 के आसपास ही हैं, है ना। तो ये अभी इसमें हम अभी पीछे हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किस में आती है, तो सबसे ज़्यादा जो आप देख पाएंगे सोलर में है, 47% के अराउंड, है ना, 110.9 गीगावाट। और उसके बाद में देखा जाए तो है विंड एनर्जी में 21%। उसके बाद में देखा जाए तो हाइड्रो में, है ना, बाद में उसके बाद स्मॉल हाइड्रो, ये देखो इधर बायो से कम है स्मॉल हाइड्रो। उसके बाद में देखो न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कितना परसेंट है। चलो जी, हाँ, तो इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो है उन्होंने अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये हमें प्राप्त करने में। तो इसमें कुछ स्कीम्स अपने आए हैं, जैसे एक पीएम कुसुम है, एक पुरानी स्कीम्स हैं, अभी तो आपको डिटेल में जाकर डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है ये आप रिवाइज फिर से कर लेना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका नाम हुआ करता था। इसमें क्या करता था, तो कि जो अपने फार्मर्स हुआ करते थे, उनकी कोई वेस्ट लैंड है या उनको उनको जो क्या करना था, उनको हम जैसे कि सोलर पंप वगैरह ये सब दे देते थे। तो इसमें ये है। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या करते हैं, तो सोलर इसमें हम प्लांट लगाते थे, कहाँ पर, रूफ पे, तो रूफ टॉप सोलर पावर यहाँ पर ये है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक लाया जा रहा है, ये पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हुआ करते थे सोलर फोटोवोल्टिक, उनको डेवलप करने पे ये पैसा देती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना, कुछ 7-8 स्टेट्स को मिलाकर ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा था, यानी कि ग्रीन एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए बनाया जाना था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमने किया है, और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म भी हमने शुरू किया है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव जो है उन्होंने भूमिका निभाई है कि हमने ये जो गोल अचीव करना था 2030 में, उसको 5 साल पहले ही हम प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो देखो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमने 2015 में स्टार्टिंग में रखे थे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में हमने सबसे पहले रखे। तो उसमें क्या हुआ करता था, एक तो ये था 33 to 35% तक एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी की उसको कम करना है। कब से, तो 2005 के लेवल से कब तक, 2030 तक। और दूसरा आईएनडी से अपना हुआ करता था 40% जो है वो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर हमें जनरेट करना है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से। पर इसको बाद में 2022 में बढ़ाकर इसको कर दिया गया था, ये जो 33 से 35% वाला ये जो 33 से 35% है, इसको 2022 में बढ़ाकर इसको कर दिया गया था 45%।
है ना, क्योंकि ये तो हमने अचीव कर लिया था 33%। और ये जो यहाँ पर 40% हुआ करता था, इस 40% को कर दिया बाद में 50%, कि 50% हम करेंगे, और इस 50% को भी नहीं हमने अचीव कर लिया है ना। चलो जी, देखो 2019 में ही हमने, ये 2015 में रखा था और 2019 में ही हमने ये प्राप्त कर लिया। और 2022 में फिर नए INDC रखे जाते हैं, जिसमें 45% जो है वो 33 की जगह वो 45% रख दिया, और ये जो 40% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से थी उसकी जगह हमने 50% रख दिया, और इसे भी हमने प्राप्त कर लिया है ना। चलो, तो अब आ जाते हैं हम तो फाइनली जो है हमने 2 अचीव कर लिए। चलो, अब हम आ जाते हैं नई नेक्स्ट न्यूज़ पर, जिसका नाम है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। तो ये ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी कौन करता है, ये इसके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसको जारी किया जाता है सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर कन्वेंशन। किस कौन जारी करता है? सेक्रेटेरिएट ऑफ द रामसर कन्वेंशन इसे जारी करता है ना। चलो इस रिपोर्ट की क्या हाईलाइट्स रही? तो इस रिपोर्ट ने ये कहा कि भाई अफ्रीका के जो वेटलैंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड हैं, है ना। और ये जो रामसर कन्वेंशन है इसका सेक्रेटरीट है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसको हेल्प भी करता है आईसीएन, है ना, किसमें? ऑपरेशन में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उनमें ये हेल्प भी करता है आईसीएन का सेक्रेटेरिएट। चलो जी, देखो एक्चुअली ये रामसर कन्वेंशन है क्या? तो 1971 में ईरान का शहर रामसर, एग्जैक्ट डेट रखो तो 2 फरवरी 1971। इसमें जो है सारे देश साथ में आके बैठते हैं और एक करते हैं कि जो वेटलैंड्स होती है ना, उन वेटलैंड्स को बचाना ज़रूरी है। वो बहुत जो है हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी जो है वो यूज़फुल होती हैं, उनके बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। तो इसके लिए बचाने के लिए हमें एक अग्रीमेंट आना चाहिए, तो इसी के लिए रामसर कन्वेंशन आता है 1971 में, है ना। और इसे रामसर जो कन्वेंशन, इसमें एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी आता है। ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है क्या? तो इसमें वो वाली वेटलैंड्स को रखा जाता है जो वेटलैंड्स जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से बहुत खतरे में। क्या सर इंडिया की कोई ऐसी वेटलैंड्स हैं? बिल्कुल। अपने यहाँ देखो एक 3 हुआ करती थी पहले, तो चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, उसके बाद में लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, और एक होता था केलादे नेशनल पार्क, ये जो कि राजस्थान भरतपुर में। तो चिल्का लेक को तो बाहर निकाल दिया। अब लोकटक लेक और केलादेव लेक अभी भी हमारे जो है वो केलादेव लेक है, केलादेव नेशनल पार्क, ये अभी भी इसमें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। ये हो गया। चलो जी, तो ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो रिपोर्ट जो कहती है कि ग्लोबल वेटलैंड कवरेज जो है इसमें क्या क्या आता है। तो वेटलैंड में आ जाता है सी ग्रासेस, केल्प फॉरेस्ट, है ना। केल्प क्या होता है? तो ये सीवीड होता है एक, हम कहते हैं सी में उगने वाला एक ग्रास टाइप का ये होता है ना, पूरा पूरा इसका, तो वो भी वेटलैंड में आता है। कोरल रीफ्स को रखा जाता है, एशियन वाटर को रखा जाता है, सोल्ट मॉर्सेस, मैंग्रोव, टाइडल फ्लैट्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, इन सब को रखा जाता है। इनलैंड मॉर्सेस को, स्वैम्प्स को, पीटलैंड्स को, ये सबको रखा जाता है किसमें? सबको हम जो है वो रखते हैं वेटलैंड्स में। और 1800 मिलियन हेक्टेयर जो है वो ग्लोबली अपने यहाँ देखा जाता है वेटलैंड्स, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें इनलैंड फ्रेश वाटर, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम सब शामिल हैं। तो इनमें क्या है कि कंसिस्टेंट जो है वो कंसिस्टेंसी देखी जा रही है हाल फिलहाल में, और इसका बहुत ज़्यादा लॉस और डिग्रेडेशन भी हुआ है जो वेटलैंड्स हैं इनका। तो कब से अगर हम देखें तो 1970 के बाद से खूब ज़्यादा इनका डिग्रेडेशन वगैरह देखा जा रहा है। वर्ल्ड ने 411 मिलियन हेक्टेयर यानी 411 मिलियन हेक्टेयर जो है वेटलैंड को लूज कर दिया है 1970 से। अगर हम देखें 22% ग्लोबल डिक्लाइन हो गया है ना। चलो जी, एनुअली 0.52% का डिक्लाइन इनमें चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है वो हुई है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों की जो वेटलैंड्स है वो सबसे ज़्यादा डिग्रेड हुई है। और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया की जो है वो कम डिग्रेड हुई है। हाँ, हालांकि यहाँ पर देखें हम ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया यहाँ पर भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसमें ये भी दिखाया कि जो देश ज़्यादा अमीर हैं, जिनकी जीडीपी अच्छी काम कर रही है, वहाँ पर डिग्रेडेशन कम हुआ है, और जिन देशों की जीडीपी अच्छा नहीं कर रही है, जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी वहाँ पर डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिला है ना। तो वर्स्ट कंडीशन देखना ये है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वर्स्ट कंडीशन जो है वो देखने को मिली है हमें। तो अपर इनकम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर वेटलैंड की कंडीशन थोड़ी सी ठीक देखी गई है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है। ये वेटलैंड्स क्या काम में आती है? तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत सारी है, हमें फूड प्रोवाइड करती है, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती है, डिजास्टर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, कार्बन स्टोरेज, कल्चर वैल्यूज भी प्रोवाइड करती है हमें बहुत सारी, है ना।
$39 ट्रिलियन जो है वो ग्लोबली इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है ये ईयरली, है ना। 60% जो जीडीपी है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की वो तो इन वेटलैंड से ही आती है, तो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। चलो उसके बाद में ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एक हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था ना, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका भी एक कॉप होता है, उस कॉप में एक मीटिंग हुई थी, पहले कुनमिंग चाइना में, उसके बाद मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो वहां पर एक फ्रेमवर्क अपनाया गया था, उसमें मेन फोकस तो यह था 30x30 टारगेट। इसको मत भूलना, ये क्या है कि 2030 आते आते जो भी अपने ओशंस हैं उनके 30% जो है उसे कंजर्व करना है, या ओशन लैंड वाटर सारा जो है उस सब का 30% जो है कंजर्व करना है। तो ये 30x30 क्या है, कब, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ये अपनाया गया था। अब इसको पूरा करने के लिए 123 मिलियन हेक्टेयर की वेटलैंड जो है उन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा, और 350 मिलियन हेक्टेयर जो है जो डिग्रेडेड है वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। चलो ये कुछ और डेटा है कि 428 मिलियन हेक्टेयर जो है वो उसको और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर ये UNFCCC वाला जो गोल है वो भी इसमें होगा, और 6.6 जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये 6.6 है, वो भी बात करता है कि जो अपना बायोडाइवर्सिटी है उसका बचाव होना चाहिए, जो वेटलैंड्स हैं उसका बचाव होना चाहिए। तो देखो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी वाले 23 उसमें टारगेट थे टोटल, तो वो 23 टारगेट पढ़ना चाहो तो आप जूम करना और एक बार यहाँ पर आप शांति से पढ़ लेना पॉज करके। चलो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, देखो ये क्या है, तो ये SDG है, ये 17 के 17 SDG आपको याद होनी चाहिए, और 169 इनमें क्या है, गोल्स है। तो ये सारे गोल्स तो छोड़ो, पर आपको ये याद होने चाहिए। और ये देखो जो टारगेट 23 टारगेट रखे गए थे टोटल, तो ये 23 टारगेट अलग अलग SDG से जुड़ते हैं। इसको पॉज करके एक बार आराम से शांति से आप देख लेना, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। फर्स्ट वन इज नो पॉवर्टी, सेकंड इज नो जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ऐसा ऐसा करके आपको देखो ये है लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, है ना। और 6 क्या हुआ करता था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये आपको पूरा का पूरा याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट न्यूज आ जाती है जरावा ट्राइब्स जो है उनके बारे में। क्या है जरावा ट्राइब्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 16th सेंसस जो है वो अनाउंस किया है कि अब हम शुरू करेंगे। इससे पहले 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में होना चाहिए था सेंसस कायदे से, परंतु यहाँ पर आ जाता है कोविड, और कोविड की वजह से इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट की नींद जो है वो अब खुलती है कई वर्षों बाद में कि हम जी वो करवाएंगे सेंसस, जनगणना। तो जनगणना, सिस्टमेटिक जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 से शुरू होती है। इससे पहले 1872 में हो चुकी थी, पर वो मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो उस काल में हुआ करते थे, पर उस काल में जो है वो सिस्टमेटिक नहीं थी। बट 1881 में कौन हुआ करते थे, 1880 से लेकर 1884 तक कौन इंडिया के गवर्नर जनरल है, या हमें कहें वॉइस रॉय, कौन हुआ करते थे, रिपन, है ना। बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे रिपन, जितना खराब लिटन था इससे पहले वाला उतने अच्छे ये रिपन थे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे ये लेके आते हैं, सुधार करते हैं। चलो जी, तो ये 2 फेज में की जाएगी सेंसस। फर्स्ट जो फेज है वहाँ पर 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी, और ये अंडमान निकोबार के आइलैंड वाले जो हैं वहाँ पर की जाएगी, और दूसरी फेज में ये 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी पूरे इंडिया में, है ना। तो यहाँ पर ये सेंसस कराई जाएगी वहाँ पर जाके, कि ये जो जरावा ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में, इनकी भी गिनती की जाएगी इसमें। इससे पहले वाले में भी हालांकि गिनती की गई है। देखो यहाँ पर जरावा ट्राइब, आपने एक सेंटिनलीज ट्राइब का नाम सुना होगा, वो सेंटिनलीज ट्राइब तो बड़ी खतरनाक है, उनका कॉन्टैक्ट बहुत कम है। बट जरावा ट्राइब वाले ठीक ठाक आदमी हैं, इनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो हम कहें कि, और बाकी के लोग हैं प्रशासन वगैरह से भी इनका कॉन्टैक्ट है। एक्चुअली एक डॉक्टर हुआ करते थे रतन चंद्र कार, ये बड़े, इनको डॉक्टर ही कहा जाता है इनका, जरावा ट्राइब्स का। ये बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे, तो इन्होंने वहाँ पर कांटेक्ट किया, और ये उनमें विश्वास जगा पाते हैं कि हम लोग भी ठीक ठाक आदमी हैं, हम लोग जो और बाकी की ह्यूमन है, तो हमसे आप कांटेक्ट बढ़ाओ, है ना। तो ये इनके कर कमलों की वजह से हम कह सकते हैं कि इनके प्रयासों की वजह से जारवा ट्राइब्स के साथ सक्सेसफुल कांटेक्ट हो पाया है। देखो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपको नॉर्थ अंडमान देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल रहा है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद में आपको ये मिडिल अंडमान देखने को मिल रहा है, और नीचे आपको देखने को मिल रहा है लिटिल अंडमान। और इनके बीच में नीचे क्या है, निकोबार, तो इनके बीच में है अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, और ये डंकन पास आपको दिख रहा है, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, है ना।
ये आपको इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के अब रख दिया गया है श्री विजयपुरम, है ना। इस गवर्नमेंट को नाम बदलने की बड़ी चुल है, तो ये नाम बदलती रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इससे पहले यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हुआ करते थे, उनका भी नाम बदल दिया था इसने। देखो स्वराज द्वीप को इसका ऊपरी नाम हैवलॉक आइलैंड, नील द्वीप जो हुआ करता था इसका शहीद द्वीप कर दिया गया, और जो रॉस आइलैंड था उसको बॉस कर दिया। तो याद करना आसान है, रॉस का बॉस हो गया, है ना। और हैवलॉक यानी हेवन से मैं कनेक्ट करके देख लूँ तो स्वराज जो है वहीं हेवन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नील तो शहीद होने के बाद कहाँ चले जाते हैं, नीले नीले अंबर में, तो नीले नीले अंबर में तो नील द्वीप हो गया। याद करने का है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड, और यहाँ पर आपको दिख रहा है नारकुंडम। तो ये बैरन आइलैंड जो है ये क्या अपना एक्टिव वोल्केनो, अभी इरप्ट हुआ था थोड़े दिन पहले, ये 2017 में इरप्ट हुआ था, और यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया था, समझ रहे हो। तो देखो ये कहा, ठीक है। तो यहाँ पर निकोबार में कार निकोबार यहाँ पर है, आपको दिखेगा लेटिन निकोबार, और यहाँ पर ग्रेट निकोबार आपको दिखेगा, और ये आपको दिख रहा है इंदिरा पॉइंट लास्ट में। चलो जी, ये इतना सारा हो गया। ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कहाँ है, तो ये जारवा ट्राइब है ना। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं जारवा ट्राइब, कोई जरावा भी कह देते हैं। तो देखो ये वाला पूरा एरिया ना मिडिल अंडमान में है, साउथ अंडमान में। तो याद रखना निकोबार में नहीं है ये अंडमान में है। निकोबार और अंडमान दोनों अलग अलग हैं, तो ये निकोबार में ना होकर कहाँ पर है, ये अंडमान में है, निकोबार में नहीं है ना। चलो जी, जरावा ट्राइब के बारे में और कुछ जानकारी हासिल करना चाहें तो देखो ये एंशियंट कम्युनिटी, तो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स मानी जाती है। अंडमान आइलैंड्स की याद रखना, निकोबार की नहीं, अंडमान की है। 55,000 ईयर्स पहले की हैं, और ये नीग्रो हैं, नीग्रो, है ना। तो नीग्रो ये हैं ये मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, इंडियन ज्योग्राफी, और ये इनके बारे में पढ़ाया था, तो मैंने डिटेल से इनके बारे में पढ़ाया। और अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है, यहाँ के ट्रैक्स के बारे में, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में, तो ज्योग्राफी की अपनी जो सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी वाली, जिसमें आइलैंड्स वाला टॉपिक है, वहाँ पर आप जाके आराम से देख सकते हैं। इनकी लाइफस्टाइल क्या है, तो नोमेडिक हैं ये, और हंटर गैदरर हैं। 40-50 लोगों के ये ग्रुप में गुच्छे में रहते हैं, और डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। मैंग्रोव वाला एरिया है, उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। साउथ अंडमान मिडिल अंडमान वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। हेल्थ प्रोफाइल देखें तो ये लाइफस्टाइल डिजीज इनको नहीं होती, जैसे कि क्या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट कंडीशन। क्यों हाइपरटेंशन होगी भाई, आराम से उधर मछली पकड़ना है, खाना है, किसी को मारना है, खाना है, यहाँ पर गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, इतनी टेंशन नहीं है। पता नहीं हम लोग, मेरे का तो खुद का मन करता है कि चला जाऊँ उधर ही, है ना। आधे से ज़्यादा टेंशन तो हम इंसान लोग जो शहरों में रह रहे हैं फालतू का ही दुख झेल रहे हैं, जो है ही नहीं वास्तविकता में, रियल में इसे दुख कहा ही नहीं जा सकता, है ना। चलो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ठीक ठाक है, 50+ ईयर है। वैसे भी शहरों में आदमी कौन सा 1000 साल जी जाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि इनको पीवीटीजीबी के तौर पर भी किया गया। एक डेभार कमीशन बना था, इस डेभार कमीशन ने, इससे पहले पीटीजी हुआ करते थे, है ना। ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, तो क्या भाई प्रिमिटिव ट्राइबल नाम उठाओ, ये गंदा नाम लग रहा है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो नाम रख दिया गया। ऐसे 75 ट्राइब्स अपने यहाँ इंडिया में अभी हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रख लेना है। चलो जी, देखो ये रतन चंद्रकार जो हुआ करते थे, इनके प्रयासों से इनसे कांटेक्ट हो पाया, और ये जो आपको यहाँ पर अवार्ड लेते दिख रहे हैं यही है रतन चंद्रकार। राष्ट्रपति जी ने इनको पद्मश्री दिया है, पद्मश्री से इनको नवाजा गया है। हालांकि इनके काम तो भाई साहब देखो तो पद्मश्री से भी ऊंचे वाले हैं। तो ये फिजिशियन हुआ करते थे जिन्होंने रोल प्ले किया था 1999 में। एक्चुअली वहाँ पर क्या हो गया था, हेल्थ क्राइसिस आ जाती है मिजल्स की, है ना। मिजल्स की न्यूज़ भी आज देखें तो वो भी देखेंगे। तो मिजल्स की वहाँ पर जो है वो आउटब्रेक हो जाता है, उसको हेल्प करने में, उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, है ना, बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 380 जारवाज जो है वो देखने को मिले हैं, और वहाँ पर जो पूरे एसटी है अंडमान निकोबार में है 28,530, उनमें से आपको 380 तो जरावा देखने को मिल गए। और अभी और देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये 647 के अराउंड हो गए, यानी इंक्रीज हो गए हैं। चलो जी, और कौन से ट्राइबल ग्रुप जो है वो अंडमान निकोबार में है, तो आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेट अंडमानीज, ओरांग, जारावा, सेंटिनलीज, निकोबारीज, शोम्पेन। इनमें से निकोबारीज को छोड़ दे तो बाकी सब पीवीटीज हैं, निकोबारीज पीवीटीज नहीं है। याद रखना ये निकोबारीज और शोम्पेन ये निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, और ये मंगोलॉइड है, और ये बाकी के जो हैं ये नीग्रो हैं, है ना। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आ जाती है। एक अर्थक्वेक देखने को मिला है 6.7 मैग्नीट्यूड का, कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में एक तनिम्बार करके एक आइलैंड है रीजन, उस वाले एरिया में आपको ये देखने को मिला है
है ना। तो आपको सिर्फ ये प्लेस इन न्यूज़ वाला एक आर्टिकल है, और आपको कहीं जहाँ आपने अर्थक्वेक, और उस वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था रीसेंट अर्थक्वेक, अगर मेरे ऑफलाइन बच्चे कोई देख रहे होंगे तो उनको पता होगा रीसेंट अर्थक्वेक, तो वहाँ पर उन रीसेंट अर्थक्वेक्स में आपको ये वाला टॉपिक ऐड कर लेना है कि यहाँ पर दिखा गया है ना। एक्चुअली इंडोनेशिया जो है वो बॉर्डर पे है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर और बहुत सारे प्लेट्स हैं देखा जाए तो ये पैसिफिक प्लेट और ये, तो ये इस वाले एरिया पे है ना। तो पैसिफिक प्लेट है और छोटी छोटी प्लेट यहाँ पर है, सुमात्रा प्लेट है, सुंडा प्लेट है, इसलिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, भूकंप वगैरह जो है वो आते रहते हैं। देखो आपको एक मलुकू आइलैंड दिख रहा है ना, इधर ही आपको देखने को मिल जाएगा ये आइलैंड, जो आपको तनिम्बार आइलैंड जो है वो देखने को मिल रहा है ना। देखो एक केई आर्किपेलगो है, के आर्किपेलगो है, ये देखो ये पूरा का पूरा के आर्किपेलगो, आर्किपेलगो मतलब ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स होते हैं वो आर्किपेलगो, तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये तनिम्बार, देखो ये रहा तनिम्बार आइलैंड, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है। चलो नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2024-25 के वो घोषित कर दिए गए हैं, और ये 9th एडिशन हुआ करता था। किसने घोषित किए हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कन्फर किए हैं, ये दिए हैं अवार्ड। होस्ट किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये होस्ट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25। इसमें देखना एक तो हुआ क्या है कि स्वच्छ ये सुपर स्वच्छ लीग जो है वो नया जो है यहाँ पर बनाया गया। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो बार बार, कुछ ऐसे शहर जो थे स्टेट्स क्या, जो बार बार जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम देखें इंदौर, तो ये 7वीं बार जो है कंसेक्यूटिव ईयर्स में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो ऐसे जो शहर हैं जो बार बार फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो बाकी के शहर को हीन भावना नहीं आए, इसलिए इनकी अलग एक वो बना दी, ताकि उनमें नहीं इनकी गिनती हो रही है ना। इनको सुपर स्वच्छ लीग वाले जो है वो सिटीज़ बना दिए। तो देखो आपको ये सुपर स्वच्छ लीग इसमें पहली बार बना है, इस बार ही बनाया है ना। तो ये सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ जो है इनको एक्सक्लूड कर दिया गया बाकी वाली सिटीज़ में जब कंपेयर करते हैं तो ये स्वच्छ वाले आप देखो 10 लाख से ज़्यादा वाली जनसंख्या में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, 3 लाख से 10 वाली में ये, 50 से 3 ये वाले, और 20 से 20,000 वाले से कम वाले में ये शहर है। ये आप देख लेना शांति से। पहली बार जो है इसमें क्या किया गया, सिटी क्लासिफिकेशन भी किया गया है पॉपुलेशन के बेस पे, और फिर बताया गया है कि इस वाली कैटेगरी में कौन फर्स्ट पे है। जैसे अगर ये है वेरी स्मॉल सिटी, तो वेरी स्मॉल सिटी में है कि 20,000 से कम वाली जनसंख्या में कौन फर्स्ट पे है। फिर है स्मॉल सिटी, तो 20,000 से 50,000, मीडियम तो 50,000 से 3 लाख, बिग है 3 लाख से 10 लाख, और वेरी बिग मिलियन प्लस सिटी में तो 10 लाख से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है। तो इनमें अलग अलग कैटेगरी में कौन फर्स्ट पे आया है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। 10 लाख से ज़्यादा वाली में अहमदाबाद, 3 लाख से 10 वाले में ये बेंदर जो है मीरा बेंदर, और 50,000 से 3 लाख में देवास आया है, 20,000 से 50,000 में पणजी आया है, और लेस देन 20,000 में भीला आया है। तो ऐसा करके आए हैं फर्स्ट नंबर पे, है ना। स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए हैं कुछ, जैसे स्वच्छ महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज को दिया गया है। प्रयागराज ने बहुत अच्छे से वहाँ पर जो है वो महाकुंभ करवाया, हालांकि वहाँ एक भगदड़ मच गई थी, उसमें लोग तो मर गए थे, पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इनके अकॉर्डिंग तो ये बहुत बढ़िया हुआ। हालांकि वैसे भी ये साफ सफाई में देख रहे हैं तो साफ सफाई तो ठीक थी वहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग मुझे, मैं तो गया भी नहीं। चलो जी भाई, आपको याद रखना है तो ये कर लेना। बाकी क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है वो प्रयागराज को माना गया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर को रिकॉग्नाइज किया है। सफाई मित्रा वाला कौन सा शहर है, तो सफाई मित्रा जो सफाई करते हैं उनके लिए कौन सा शहर सेफ है, उनको कौन जो है वो सेफ्टी से रखता है ना, क्योंकि बेचारे वो गटर में उतरते हैं और फिर मर जाते हैं जहरीली गैस की वजह से। बार बार आपको न्यूज़ ऐसे देखने को मिलेगी। कुछ क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड भी हैं, तो कौन सा कैंटोनमेंट बोर्ड, सिकंदराबाद जो है उसको क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड घोषित किया गया है। स्वच्छ शहर ऑफ द स्टेट, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ द स्टेट जो है वो 35 सिटी को घोषित किया गया है, 33 अलग अलग शहरों में, राज्यों में। तो इतना सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक्चुअली 2016 में जो है ये शुरू किया गया था। किसने शुरू किया गया था, तो मिनिस्ट्री, याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसके अंडर किया जाता है, तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर ये जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। 2016 से ये अभी तक चालू है, और पहले ये शुरू से इंदौर ही आता जा रहा है। एक बार मैसूर भी आया था, मैं जब मैसूर में था तो मैसूर फर्स्ट पे था, 2016 कह रहा हूँ। जैसे मैंने मैसूर छोड़ा, मैसूर गंदा हो गया। चलो जी, नेक्स्ट एक स्कीम, अदिति स्कीम लेके आई है सरकार। पावर मिनिस्ट्री जो है, ये देखो आपको खट्टर साहब दिख रहे हैं, ये पावर मिनिस्टर हैं अभी। तो ये मिनिस्टर साहब ने जो है वो अनाउंस किया, तो ये नई स्कीम है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मिनिस्ट्री याद रखनी है, एक तो पावर मिनिस्ट्री का है। किसके लिए लाया गया, तो एमएसएमई जिनके पास उद्यम आईडी कार्ड है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए।
एक्चुअली इसमें जो है वो क्या किया जाएगा, तो 10% एनर्जी सेविंग जो है टेक्नोलॉजीज जिसने वो जिस भी एमएसएमई ने 10% एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज अपनाई है, जिसकी वजह से 10% एनर्जी सेविंग होगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज अपनाई है, वो एलिजिबल है इसके अंदर। इसमें क्या किया जाएगा, तो देखो यहाँ पर एक तो इसमें पैसा दिया जाएगा, थोड़ा सा इसमें जो है वो हेल्प की जाएगी। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसे, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी करेगा। कितने साल तक के लिए है, तो सनसेट लॉज है, बिल्कुल सनसेट लॉ मतलब कब तक खत्म हो जाएगी, तो 3 साल के लिए है, 25-26 से लेकर 27-28 तक के लिए। कितना पैसा दिया जाएगा, 1,000 करोड़ का। तो 1,000 करोड़ भी याद कर लेना, पता लगे अगले एग्जाम में आपको 1,000 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ ले दे, है ना। टारगेट सेक्टर जो है, तो 14 टारगेट सेक्टर जो है इसमें देखेंगे जो एनर्जी इंटेंसिव है, जैसे कि ब्रास, ब्रिक, सेरामिक्स, केमिकल, फिशरी और फूड प्रोसेसिंग, ऐसे मिला के 14 सेक्टर जो हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है। क्या अप्रोच रहेगी, तो इसमें रोल आउट करना पड़ेगा फर्स्ट फेज में 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को, और सेकंड फेज में फिर ऐसे 100 क्लस्टर को, और क्लस्टर वाइज जो है इसमें अप्रोच अपनाई जाएगी। क्या है इसमें किया जाएगा इसमें, तो एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, यानी 5% का जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और 3% का मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर लगे क्या मतलब इसका, यानी कि आपने कोई लोन लिया है तो उस पर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन माफ़ी मिल जाएगी आपको। यानी कि मान लीजिए कि 15% उसके आपके उस पर लोन लग रहा था इंटरेस्ट, तो कह देंगे कि भाई आप 10% ही दे दो, आप 5% की माफ़ी दे दी हमने आप। और क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प की जाएगी यहाँ पर, है ना। डिटेल प्रोजेक्ट बनाने में आपको हेल्प की जाएगी। और क्या की जाएगी, तो टेक्निकल हैंड होल्डिंग भी दी जाएगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कुछ दिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट करने में भी कुछ असिस्टेंट दी जाएगी। ये सारा इसमें किया जाएगा, है ना। इसकी वजह से देखो जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें एनर्जी कंजप्शन को 30 से 50% तक कम किया जा सकेगा इस अदिति स्कीम के थ्रू। अब बात आई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया था 2001 में। एक एक्ट आया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उसके थ्रू बनाया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो क्या करता है, तो एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना, एनर्जी एफिशिएंसी को बनाए रखना, ये काम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के कुछ प्रोग्राम भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेशनल प्रोग्राम ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। नेक्स्ट एक सिद्धि भी इसका है, सिंप्लीफाइड डिजिटल हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमई पोर्टल, तो ये कुछ इसका पोर्टल भी है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, सेनेगल जो है उसे ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। हालांकि ये सेनेगल एक और चीज़ से न्यूज़ में था, फ्रांस जो है उसको बाहर कर दिया है सेनेगल ने, कि भाई क्योंकि ये पहले फ्रांस का गुलाम था, जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, तो ये फ्रांस का गुलाम था। तो फ्रांस अब तक यहाँ पर था, फ्रांस की सेना यहाँ पर हुआ करती थी। तो अब जो नए वहाँ के राष्ट्रपति उन्होंने बने हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है वो अपनी सेना लेके फ्रांस आप जाओ, हम देख लेंगे अपना। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि फ्रांस और हमारे जो रिश्ते हैं बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, वो उसमें मित्रता बनी रहेगी, हमें कोई बैर वाली भावना नहीं है, बस आप अपने घर पर चलो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, है ना। चलो, तो जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने फ्री घोषित कर दिया है ट्रैकोमा से सेनेगल को, है ना। ऐसे सेनेगल 25वीं कंट्री बन गई और अफ्रीका की 9वां ऐसा देश बन गया जो ट्रैकोमा से फ्री हुआ है ना। ट्रैकोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ये क्या डिजीज़ हैं होती हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ऐसी डिजीज़ जो बहुत कम लोगों को वैसे होती हैं, और इनके ऊपर अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह ऐसे डेवलप ज़्यादा नहीं हुई, इनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी नहीं होती, वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। देखो ये आपको कंट्री देखने को मिलेगा सेनेगल, है ना। तो सेनेगल के आप यहाँ पर देखेंगे तो मोरिटानिया आपको देखने को मिलेगा, इससे बॉर्डर शेयर करता है, एक माली से शेयर करता है। उसके बाद में साउथ ईस्ट में गिनी और साउथ वेस्ट में आपको गिनी बिसाऊ देखने को मिलेगा। एक कंट्री इसके अंदर भी है, देखो ये जो रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है ना, इसका नाम है गाम्बिया। याद रखना, जाम्बिया नहीं है, जाम्बिया अलग एक देश है, ये जाम्बिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गाम्बिया। तो ये रिवर जो फ्लो कर रही है गाम्बिया, है ना, देखो लिखा भी है गाम्बिया रिवर। और ये रिवर के जैसे फ्लो करता भाई देश एक और है यहाँ पर, गाम्बिया। गाम्बिया देश ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो ये आपको याद रखना है कि सेनेगल से कौन बॉर्डर शेयर करता है, और इधर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। तो ये गाम्बिया को और ये सबको याद रखना है। सर इसको ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया, क्या इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया? हाँ, हमें भी अभी भी करा है, हमको ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को अभी 2024 में ही डिक्लेयर किया है फ्री, तो हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है। सर ये ट्रैकोमा है क्या, ये तो बता दो पहले। एक्चुअली ट्रैकोमा जो है ये इन्फेक्शन है, कहाँ इन्फेक्शन होता है, तो आई की। तो किससे रिलेटेड है, आई से। तो आपको याद रखना है, देखो इतनी मोटी आई से लगा के मैंने लगाई है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन है कि हार्ट को प्रभावित करती है, लंग को प्रभावित करती है, नहीं सर ये किससे होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया से होती है। देखो ये आपको
क्लेमिडिया ट्रेकोमाइटिस करके एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरियम की वजह से ये आपको देखने को मिलेगी ये डिजीज, है ना। ये किसकी वजह से हो सकती है, तो एक बार ये हो जाए उसके बाद में क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हो उससे हो जाएगी, साथ अगर खेल रहे हो, बेड शेयर कर रहे हो, है ना, मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बच्चों में ये सब हो सकती है, टॉवल शेयर कर रहे हो, हैंड कर्चीफ शेयर कर रहे हो, पिलो शेयर कर रहे हो, है ना, उसकी वजह से हो सकते हैं। हाउस फ्लाइज जो है वो इसको कैरी कर सकती है, कफिंग और स्नीजिंग, छींकने और खांसने की वजह से भी फैल सकती है ना। होता क्या है, आंखों में आपकी जो आंखों की पुतलियां होती है ना, वहां पर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, बाद में आई लैशेज जो है वो उसमें स्क्रैचेस करते रहते हैं, फिर जो है और ये फूलती जाती है, अंधा हो जाता है आदमी इसमें आगे चलकर, है ना, इसमें जाके आदमी अंधा हो जाता है। देखो ये पुतली पहले रेड इसमें होती है, इन्फेक्शन होने लगता है, फिर ये पूरा का पूरा आदमी अंधा लास्ट में आते आते हो जाता है। और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, तो देखो पुअर हाइजीन जो है वो इसको प्रमोट करती है, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन है वहाँ पर हो जाती है, वाटर स्केर्सिटी वाला एरिया है वहाँ पर हो जाएगी, इनएडिक्वेट लेटरिन और सैनिटेशन फैसिलिटीज है वहाँ पर, है ना। तो इनको अगर हम कर दें तो इसका ट्रांसमिशन साइकिल है इसको ब्रेक किया जा सकता है और फिर इसको ट्रेकोमा को रोका जा सकता है। चलो जी, ट्रेकोमा होगी। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है कि इंडिया ने 3 लाख मिजल्स रूबेला वैक्सीन डोज सेंड किए हैं बोलीविया को, क्योंकि बोलीविया में अभी मिजल्स रूबेला का आउटब्रेक चल रहा है। अच्छा, दानवीर बहुत है इंडिया। वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं इसे, वैक्सीन दे देके लोगों को अपने पक्ष में करना, है ना। भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं तो हम यही दे देंगे, हालांकि ये भी तो पैसे की आती है, इससे सॉफ्ट पावर बढ़ती है। हम चाइना जैसे लोग नहीं है कि डरा कर धमका कर अपने पक्ष में कराने वाले, या अमेरिका के जैसे प्यार से करने वाले हैं। गांधी और बुद्धा के देश हैं भाई। कहाँ है बोलीविया, तो आपको देखने को मिलेगा ये वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका में। देखो पूरा साउथ अमेरिका, इसमें आप देखो ये वेनेजुएला सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोलंबिया है, ये आपका इक्वेडोर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गैलापागोस आइलैंड। उसके बाद ये पेरू है, ये बोलीविया, ये पराग्वे। तो बोलीविया देखना और पराग्वे, ये 2 ही साउथ अमेरिका के ऐसे कंट्री हैं जो लैंड लॉक हैं, बाकी कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो ऐसे ही आपके मैप जो है, आपकी मैपिंग ऐसे ही आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आप बने रहना साथ में। देखो ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना, और ये आपको एक मिर्ची जैसा देश दिख रहा है चिली, है ना। यहाँ पर एक गुयाना दिख रहा है, ये सुरीनाम है, ये फ्रेंच गुयाना है। चलो जी, तो लैंड लॉक कंट्री है ये भी याद रखना है। कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ब्राज़ील से करता है, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से और पेरू से। तो आप देख ही सकते हैं, ब्राज़ील से तो इधर कर ही रहा है, इधर से पेरू से कर रहा है, पेरू के बाद में यहाँ पर पराग्वे से कर रहा है, इधर ये अर्जेंटीना से, उधर चिली से। तो ऐसे कंट्री 1 2 3 4 5 कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है। चलो जी, इसके फिजियोग्राफिक फीचर्स में देख लें तो यहाँ पर जो है वो एंडीज माउंटेन रेंज देखा जाती है, वो डोमिनेट करती है। तो एंडीज माउंटेन रेंजों को यहाँ पर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया याद रखना। पराग्वे में नहीं जा रही है, ब्राज़ील में नहीं जा रही है ना, इतना याद रखना आपको। फिर चिली में है, अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखो इस बार 2025 में ऐसा क्वेश्चन बना था। मैं जब बच्चों को ऐसा बताऊँ शांति से तो बच्चे मानते नहीं है, बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लगता है अरे एंडीज साउथ अमेरिका में है, पता लग जाएगा। फिर वहाँ जब पता लगेगा अरे यार पराग्वे में था कि नहीं था, बोलीविया में था कि नहीं था, ब्राज़ील में था कि नहीं था, तब, है ना। और यहाँ पर जो बोलीविया है, यहाँ पर है लेक टिटिका का। एक्चुअली ये पेरू और बोलीविया इसके बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी लेक टिटिका का, है ना। और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड की। चलो जी, इंडिया बोलीविया के क्या रिलेशनशिप है, तो देखो एक तो अच्छे खासे हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप है, वैक्सीन डिप्लोमेसी हमारे यहाँ चलती है ना। वैक्सीन इंडिया देता रहता है, हेल्थ सपोर्ट इंडिया देता रहता है, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट भी हमारा और बोलीविया है। कहाँ कहाँ, तो सर G77 में, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, G77 गरीबों का एक ग्रुप, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी है, और ब्रिक्स आउटरीच के इवेंट्स में भी जो है बोलीविया शामिल रहता है। एनर्जी मिनरल्स में देखा जाए तो बोलीविया बहुत रिच है, यहाँ पर लिथियम मिलता है, लिथियम ट्रायंगल का एक्चुअली ये पार्ट है। अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली से ABC ट्रायंगल भी कहते हैं, है ना। तो इंडिया कह रहा है भाई हम लोगों को लिथियम भी दे दो, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये लिथियम ट्रायंगल याद रखना, ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, है ना। सर ये मिजल्स वगैरह है क्या, ये तो बता दो। एक्चुअली ये मिजल्स वगैरह देखो ये ऐसे आपको बहुत सारे क्या कहते हैं, ये चकते चकते से आपको दाने दाने से हो जाते हैं और इसमें बहुत सारा सीवियर पेन होता है ना। ये मिजल्स रूबेला दोनों एक जैसे ही हैं एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा मरने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। मिजल्स, मम्स, रूबेला ऐसा इनको सब कह देते हैं। तो MMR वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है और वो इन तीनों में काम आते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपने यहाँ इंडिया में चल रहा है, उसके थ्रू ये वैक्सीन भी लगाई जाती है। क्या कैसे डिजीज़ है, क्या बैक्टीरिया से होती है, नहीं ये वायरस से होती है, ये वायरस से डिजीज़ होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी ये प्रभावित कर देती है ना। चलो यहाँ पर इनमें डिफरेंस आप देख सकते हैं मिजल्स और रूबेला में। तो रूबेला जो है उसे जर्मन मिजल्स भी कहते हैं,
इसमें लाइट पिंक रैशेज, आपको बचपन में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ऐसे स्मॉल स्मॉल दाग दाग से हो जाते हैं, है ना। फेस वर्ड से शुरू होकर नीचे की तरफ आते हैं रूबेला में, और मिजल्स में ये ब्राइट रेड होते हैं और पूरे फेस में से लेकर सारे में फैल जाते हैं। कुछ सिम्टम्स देखें तो देखो, रूबेला में माइल्ड फीवर होती है और लिम नोड जो है वो सूज जाते हैं, जॉइंट पेन होने लगता है। मिजल्स में हाई फीवर हो जाता है, इसमें माइल्ड नहीं होता, हाई कफ होता है, रेड आइज, है ना, बहुत सारी। और सीवियरिटी देखें तो माइल्ड होता है चिल्ड्रंस में, बट ये प्रेगनेंसी जहाँ पर होती है वहाँ पर उनको ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है रूबेला। मिजल्स जो है ये बेचारा अपना मोर सीवियर होता है ना, खत्म कर देता है ये। न्यूमोनिया, इंसेफेलाइटिस और इसी की वजह से हो जाता है। इसका पीरियड जो है कॉन्टिजियस पीरियड इसका 7 दिन का होता है और उसका 4 दिन का होता है ना। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज आ जाती है पैक्ट फॉर फ्यूचर से। पैक्ट फॉर फ्यूचर, इसमें इंडिया ने कहा कि भाई पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है इसमें हम फिर से इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने फिर से कहा कि हम इसका सपोर्ट। सर ये पैक्ट फॉर फ्यूचर है क्या? तो एक्चुअली 2024 में पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है ये अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ था 2024 में वहाँ पर, है ना। एक्चुअली इसमें क्या है, इसका प्राइमरी गोल ये है कि मल्टीलेटरलिज्म बना रहे, ग्लोबल कोऑपरेशन बना रहे, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बना रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे, और ग्लोबल चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको एड्रेस करने में हम लोग मिलकर साथ काम करें, ये इसमें है। जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, मेंबर कंट्रीज हो, सब मिलकर एक साथ काम करें, ये है। इस पैक्ट में एक्चुअली 2 एनेक्सेस है, एक है द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और एक है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, है ना। तो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाले हो वो सब लोग साथ रहे, ये इसमें है ना। तो इंडिया ने कहा कि हम सब लोग साथ में हैं, बस यही है। तो फ्यूचर पैक्ट फॉर फ्यूचर क्या है ये आपको याद रख लेना है। चलो जी, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई मित्र, सका, भाई, बंधु, दोस्त हो तो आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद गुरु।